Hello, good morning, friends. My name is Pooja, and today we are going to continue with our psychology new topic, new chapter, that is personality. It is very much important for CBSE, UGC, NET perspective, and in this personality, I'm starting here from here. The basic viewpoints of the personality. You know that there are so many different viewpoints in personality. Say there is a psychoanalytic viewpoint, behaviorism, and so many things. But before that, we will start with the basic viewpoints. That is one. Some psychologists say that it is about the nature, and some psychologists say it is about nurture. So biological factors and environmental factors both affect our personality. Okay, so we will start from these points. These are the very basic points, and on the basis of these factors, the whole, what we can say is the whole models are established. So these are the basic points we need to study to understand the models on personality. So okay, so for very first we will understand what is personality. Personality is the dynamic organization. This is the definition given by Allport. Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his characteristics, behavior and thought. अभी हमें समझना है what is personality. एक dynamic organization है. This is a dynamic organization. What is dynamic means? Dynamic means something which is keep on changing and which is keep on ongoing, growing and improving. ओके, सो डायनेमिक एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा इम्प्रूव होती रहती है. एक ऐसी चीज़ है, इसमें हमारे क्या क्या आ गई, हमारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे, साइको भी एंड फिजिकल भी. ओके, साइको फिजिकल सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आती हैं. हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड, हमारे थॉट्स एंड हमारी जो भी फिज़िकल चेंजेस हैं बॉडी के, एंड हमारे साइकोलॉजिकल जो मेकअप है उसमें जो भी चेंजेस हैं, इंक्लूडिंग ओवरऑल मिलाकर जो हमारा बनता है, दैट इज़ आर पर्सनैलिटी. दिस इज़ द डेफिनेशन गिवन बाय ऑलपोर्ट. नाउ द सेकेंड इज गिवन बाय विनबर्ग एंड गोल्ड. द कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्लैंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अ पर्सन यूनिक. ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी, या ब्लैंड, खूब सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का मिलाकर ब्लैंड जो बनता है हमारी, हमें एक इंडिविजुअल को जो है यूनिक बनाता है. दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्लैंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अ पर्सन यूनिक. वो होती है हमारी पर्सनैलिटी. अगेन सिंपल लेमैन लैंग्वेज में इसको समझेंगे. पर्सनैलिटी इज़ डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ बिहेवियर्स, कोग्निशंस एंड इमोशनल पैटर्न्स दैट इवॉल्व फ्रॉम बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पे ये जो बेसिक व्यू पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें बायोलॉजिकल से लेके एनवायरमेंटल फैक्टर्स जितने भी हैं सारे हम कवर करेंगे. ओके, तो ये हमें मतलब एक इंडिविजुअल को किस तरह से अफेक्ट करता है, हमारे बिहेवियर को किस तरह से, हमारी कॉग्निशंस को एंड हमारे इमोशनल पैटर्न्स को, इन तीनों चीज़ों पर भी बात करेंगे. अभी शुरू करते हैं, ठीक है. चलिए, फर्स्ट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स क्या हैं. एक है आइडियोग्राफिक व्यू. तो ये आइडियोग्राफिक मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ, फिर मैं इसे रीड कर दूँगी आपके लिए. आइडियोग्राफिक व्यू ये कहता है कि पर्सन जो है, एक पर्सन, इंडिविजुअल जो है, वो साइकोलॉजिकल, उसका जो है स्ट्रक्चर है, जो उसका साइकोलॉजिकल मेकअप है, वो एक यूनिक चीज़ है और उसमें किसी भी चीज़ से, मतलब दूसरे पर्सन से उसे कंपेयर नहीं किया जा सकता है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंपेयर विद अदर पर्सनस. क्यों? क्योंकि उसका जो साइकोलॉजिकल मेकअप है. अब साइकोलॉजिकल मेकअप में सब कुछ आ गया उसमें, जैसे हमने पीछे बात की थी कि उसका इमोशनल पैटर्न्स जो है, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी. अब इसमें एक एक चीज़ को समझते हैं. इमोशनल में क्या आ गया, हमारी फीलिंग्स आ गई. ठीक है, हमारी इमोशंस मीन्स हम कितनी जल्दी एंग्री हो जाते हैं, कितने हम सॉफ्ट स्पोकन हैं, और कितना हम पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को हेल्दी वे में अपने आप को शो कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं एंड अच्छी तरह से रिस्पॉन्स कर पाते हैं. ठीक है, ये तो हो गया हमारा इमोशनल. देन सेकेंड इज कॉग्निशंस. कॉग्निशंस में क्या आता है, हमारा अटेंशन, हमारा मेमोरी
जिसमें कि हम मेमोरी हमें कोई भी चीज़ें या इंसिडेंसेस कितने अच्छे से याद रहते हैं, ये हर एक पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। ठीक है, हमारी मेमोरी डिफरेंट होती है, हमारा अटेंशन पर पर्सन इंडिविजुअल पर्सन का डिफरेंट होता है। एंड देन हमारा अटेंशन, हमारा कॉग्निशन पार्ट हो गया, कॉग्निटिव पार्ट। अच्छा, कॉग्निटिव पार्ट में और क्या चीज़ें हैं, हमारी इंटेलिजेंस एंड हमारी क्रिएटिविटी। पर पर्सन की, हर पर्सन की इंटेलिजेंस डिफरेंट है। ठीक है, तो वो एक आइडियोग्राफिक व्यू पॉइंट है कि वो डिफरेंट है, उससे हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। देन हमारी क्रिएटिविटी, हर पर्सन अपने आप में यूनिक है, उसकी क्रिएटिविटी यूनिक है, उसे दूसरों से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये व्यू पॉइंट दिया है, आइडियोग्राफिक व्यू पॉइंट है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं तो आप समझ जाओगे। द आइडियोग्राफिक व्यू एज्यूम्स दैट ईच पर्सन हैज़ ए यूनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड दैट सम ट्रेड्स आर पजेस्ड बाय ओनली वन पर्सन। ट्रेड्स की बात की है। ट्रेड्स में हमने कहा जैसे कि कोई कितना क्रिएटिव है, कोई कितना इंटेलिजेंट है, वो सब उसके ट्रेड्स हैं। ठीक है, कोई कितना जल्दी एग्रेशन उसको आ जाता है, वो इसका एक ट्रेड हो गया, ट्रेड पार्ट। कोई कितना रिजिड है, कोई कितना सॉफ्ट स्पोकन है, ये सब ट्रेड्स हैं। तो ये सारे ट्रेड्स हर पर्सन में अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि कोई रिजिड है तो वो एट द सेम टाइम वो सॉफ्ट स्पोकन नहीं हो सकता ना। कोई इमोशनली इंटेलिजेंट है, इमोशनल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इमोशनली, तो उस टाइम पर हम ये नहीं कह सकते एट द सेम टाइम कि पर्सन जो है जल्दी एंग्री हो जाता है, नहीं। तो उसका जो है वो डिफरेंट चीज़ है कि मतलब उसका एक ही चीज़ होगा, या तो वो एग्रेशन ज़्यादा होगा उसमें, या फिर वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगा और वो सॉफ्ट स्पोकन होगा, राइट। या फिर हैप्पी पर्सन, लाफिंग पर्सन जो बोलते हैं ना, जॉली पर्सन, वो होगा। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें मिलके बनता है। देन ओके, इट टेंड्स टू यूज़ केस स्टडीज़ फॉर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। अच्छा, आइडियोग्राफिक मतलब हम जब स्टडी कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लेकर ही स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम केस स्टडी रिसर्च करते हैं तो अगेन उसमें भी हम सेम चीज़ देखते हैं कि केस स्टडी रिसर्च जो है उसमें इंफॉर्मेशन जो गैदर की जाती है वो एक ही पर्सन की जाती है। ठीक है ना, उसी को केस मान के उसी के डिटेल्ड स्टडी की जाती है केस स्टडी में, उसे हम किसी भी और पर्सन से कंपेयर नहीं करते। तो सेम थिंग इज़ इन आइडियोग्राफिक। ओके, दिस एम्फेसाइज द यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल। ये क्या एम्फेसाइज करता है, एक इंडिविजुअल का यूनिकनेस, कि वो पर्सन कितना यूनिक है और उसे दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये आइडियोग्राफिक व्यू पॉइंट है ऑफ पर्सनैलिटी, कि हम इस पर्सनैलिटी के को इस व्यू पॉइंट से समझते हैं कि किसी की पर्सनैलिटी जो है वो एक यूनिक है, उसका हर एक ट्रेट यूनिक है उस पर्सन के अंदर, और उसकी पर्सनैलिटी को हम दूसरे पर्सन से कंपेयर नहीं कर सकते। देन सेकेंड इज़ नोमोथेटिक। नोमोथेटिक व्यू क्या होता है, पहले समझा देती हूँ। इट इज़ कि उसका जो पर्सनैलिटी है उसको हम दूसरों से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरों से कंपेयर कर सकते हैं मीन्स कुछ ट्रेट्स होते हैं और वो ट्रेट्स जो हैं वो किसी में कम किसी में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये ट्रेट्स हो गए, जैसे अभी हमने बात की थी कि इमोशनली इंटेलिजेंट कितना है, कितना अच्छे से रिस्पॉन्स करता है, कितना स्ट्रॉन्ग है बात करने में, बोलने में, एंड रिस्पॉन्स कितना हेल्दी वे में देता है, एंड उसका एग्रेशन लेवल क्या है। तो ये कुछ ट्रेट्स होते हैं जो सब में कम या ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी में कम किसी में ज़्यादा है, इसीलिए उन ट्रेड्स को हम एक लेवल पे लाके कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि हम डिफरेंट टेस्ट जो हम प्रिपेयर करते हैं टेस्ट पेपर्स में, हम उनमें कंपेयर करते हैं, है ना, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को या इंडिविजुअल्स को, तो वो होता है नोमोथेटिक व्यू। ठीक है, अब ये जो हम कंपैरिजन करते हैं ये आपको पता है, आपने पढ़ा ही होगा कि हम फैक्टर एनालिसिस जो है उसके थ्रू हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो the nomothetic view on the other hand emphasizes comparability among individuals. This viewpoint see traits as having the same psychological meaning in everyone, है ना। साइकोलॉजिकल मीनिंग जो है वो सब में ही सेम है, ऐसे ये व्यू पॉइंट देखता है कि सब में वो चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें, जो हम ट्रेट्स की बात कर, ट्रेट्स मतलब कोई रिजिड, रूड, एग्रेशन, सॉफ्ट स्पोकन, इतने सारे व्यू पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। तो जितने भी हैं आप समझ लीजिए, इमोशनल लेवल जो है, IQ लेवल, सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, वो ही सब चीज़ें। अच्छा, क्रिएटिव कितना है, देन मेमोरी कितनी अच्छी है, देन अटेंशन कितना अच्छा है, ये सब पर भी टेस्ट हैं ही हमारे पास में, अटेंशन पर भी। तो ये सारे टेस्ट मिलाकर ये सारे ट्रेट्स से मिलकर बनता है एक पर्सन का साइकोलॉजिकल मेकअप।
ओके और ये जो है ये सब में ही होता है, ये ट्रेड्स किसी में कम होते हैं, किसी में एक ट्रेड ज़्यादा होगा तो किसी में दूसरा ट्रेड ज़्यादा होगा। तो इसीलिए उन चीज़ों को हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स को ऑन कीपिंग ऑन द सेम लेवल। दिस अप्रोच टेंड्स टू यूज़ सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी। ये अप्रोच जो है क्या यूज़ करती है, सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने अभी बोला कि हम टेस्ट पे कंपेयर करते हैं, उसी तरह से सेल्फ रिपोर्ट पर्सनालिटी के क्वेश्चंस हम उनको दे देते हैं एंड वो सेल्फ उसको जो है वो टिक करके जो हमें देते हैं ना कि रिपोर्ट खुद की तैयार कर देते हैं वो कि हाँ ठीक है हमारे में ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ ऐसी है। ख़राब तो नहीं, खैर ख़राब तो कुछ नहीं होता, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं। तो इनको हम बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस। पीपल डिफर इन देयर पोजिशंस अलॉन्ग अ कंटिन्यूम इन द सेम सेट ऑफ ट्रेड्स। ये लाइन पूरा नॉमेथेटिक को समझा देता है कि पीपल जो है डिफ़र करते हैं उनकी पोजीशंस पे ऑन द सेम कंटिन्यूम। सेम कंटिन्यूम है तभी तो हम उनको कंपेयर कर पा रहे हैं एक टेस्ट पे, है ना। कंटिन्यूम मतलब एक टेस्ट एक ट्रेड्स का हमने एक पूरा रेडी कर दिया, उसमें ट्रेड्स तो सेम ही हैं बट उसमें ट्रेड्स के ऊपर वो हर पर्सन जो है डिफ़र कर रहा है। किसी में कोई ट्रेड ज़्यादा है, किसी में दूसरा ट्रेड कम है, इस तरह से। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये व्यू पॉइंट्स थे, ये डिफरेंस इन दोनों के बीच का ध्यान रखना है। यूजीसी नेट पर्पस से ये डेफिनेशंस मीन्स आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है इन द इन्फ्लुएंस एंड इंटरेक्शन ऑफ नेचर with respect to nature and nurture with respect to personality development। अब इन दोनों का इन्फ्लुएंस एंड इंटरेक्शन किसका, नेचर एंड नर्चर का, वो हमारा मिलके बनता है, हमारा पर्सनालिटी बनता है। नाउ व्हाट इज़ नेचर एंड व्हाट इज़ नर्चर, यहाँ समझना। नेचर होता है, बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ मैं। नेचर होता है कि जो भी ऐसी चीज़ें जो हमने अभी तक सीखी, मतलब हमें किसी ने सिखाई नहीं है, ऑटोमेटिकली जो हमारे अंदर है ना, इसे जेनेटिक कोड भी कहते हैं, जो हमारे अंदर है, जो हमें पता है कि हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में है, जो कोडिंग की हुई है, वो हमने नहीं की है किसी ने भी, वो ऑलरेडी हमको जेनेटिकली मिला है ना। इट हैज़ बीन गिवन इन हेरिडिटी राइट। तो ये हमको हेरिडिटी से मिला है। सो नेचर इज़ वॉट वी थिंक ऑफ एज प्री वायरिंग एंड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड अदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ये हमारा होता है नेचर पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझना इन चीज़ों को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ साइकोलॉजिस्ट पहले ये मानते थे कि पर्सनालिटी जो है वो एक्सट्रीम नेचर पोजीशन से ही बनी हुई है। मींस जो भी हमारी पर्सनालिटी बनी है ना, जिसमें हमने सारी बातें कर ली, इमोशनल, कॉग्निशन, एवरीथिंग आ गया उसमें, नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सब किससे मिलके बने हैं, जेनेटिक्स से। फॉर एग्जांपल समझ लो, इसमें कहा है कि अगर मेरे फादर अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं तो इट इज़ जेनेटिकली वो मुझ में आ जाएगा, ये इस तरह का एक लॉजिक देता है कि मेरी मदर के जो हैं हेयर्स बहुत अच्छे हैं तो वो जेनेटिकली मुझ में आ गया, ठीक है। अभी तक ये नहीं कहा गया है कि नहीं होता है, ठीक है, मतलब होता है, ये चीज़ें भी होती हैं। सो बायोलॉजिकली एंड जेनेटिक जीन्स से भी हमें हमारे पेरेंट्स से या फैमिली मेम्बर्स से हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। ओके, देन अनदर थिंग इज़ नर्चर मीन्स एनवायरमेंट अपब्रिंगिंग। अब हम ये कहते हैं, इसका एग्जांपल देखो इस तरह से होगा कि हमने कहा कि हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं वहाँ पे हमारे साथ हमारे पेरेंट्स होते हैं एक बच्चे के साथ, और उसकी फ्रेंड सर्कल होता है। तो पेरेंट्स तो जो सिखाते हैं वो अच्छा ही सिखाएंगे, और उसके जो फ्रेंड सर्कल बन जाता है उसमें होता है, मान लो सपोज़ फॉर एग्जांपल कह रही हूँ कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को देखा कि वो बच्चा बहुत रोता था, बहुत रोता था, ज़िद करता था बहुत ज़्यादा, और इस तरह से बच्चे करते हैं ना, पैर पटकते और इस तरह की हरकतें, तो ये करता था। और उसे देखकर जो है दूसरा बच्चा भी उसको रोज़ इस तरह से करता हुआ देखता है, और वो दूसरा बच्चा भी जो है उससे ये चीज़ें सीख जाता है, और फिर वो भी ये इस तरह के टेंट्रम्स शो करता है। तो ये बच्चा, जो दूसरा बच्चा ये सब सीख रहा है, वो कहाँ से सीख रहा है, वो उसके एनवायरनमेंट में अपब्रिंगिंग हो रही है, उसके एनवायरनमेंट में कोई वो ऐसा देख रहा है कि कोई इस तरह का कर रहा है, और शायद उसने ये देखा कि ऐसा करने से उस बच्चे को कुछ रिवॉर्ड मिल गया है, तो वो चीज़ वहाँ पे उसने लर्न करी है कि अगर मैं भी इस तरह से ज़िद करूँगा या रोऊंगा तो मेरी भी जो है, मुझे भी रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे भी वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए,
ठीक है। तो इट इज़ एनवायरमेंटल अपब्रिंगिंग, ये हमारा नर्चर हुआ, ठीक है, कि हमारे आसपास के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमें किस तरह से अफेक्ट करते हैं। तो एक पर्सनालिटी जो है वो नेचर एंड नर्चर दोनों से मिलकर बनी है। बट मॉडल्स की तरह से इसको किस तरह से स्टडी की गई थी पहले, वो अभी यहाँ पे समझने जैसा है। तो पहले जो है एक मॉडल आया था नेटिविज्म। नेटिविज्म क्या है? इट्स एक्सट्रीम नेचर पोजिशन। नेचर मैंने बता दिया, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, कि हमने कहा बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने क्या कहा कि उसकी जो है जेनेटिक कोड है, और उससे जो है उसको सब ऑलरेडी उसने कंसेप्शन से पहले ही उसने सब जो है उसके उसमें मीन्स कंसेप्शन आफ्टर कंसेप्शन उसके जो है डीएनए में सब कुछ आ चुका है वो चीज़ें, राइट। तो ये है, इसे हम नेटिविज्म कहते हैं। इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। इट हैज़ लॉन्ग बीन नोन दैट सर्टन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ये माना गया है कि बहुत सारी जो ह्यूमन के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है बाय जेनेटिक इनहेरिटेंस। जैसे कि एग्जांपल दे दिया अगेन, कलर्स ऑफ आइज, स्ट्रेट और कर्ली हेयर, पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन एंड सर्टन डिजीजेस। यहाँ तक कि कुछ डिजीज़ के बारे में भी कहा जाता है कि वो जीन्स से आती हैं, ठीक है, हमारे जीन्स से आती हैं पेरेंट्स के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक जेनेटिक कोड से हमको मिली है, जीन्स से मिली है या हेरिडिटी में मिली है, सब कह सकते हैं, एक ही बात है। दोज हु एडॉप्ट एन एक्सट्रीम हेरिडिटरी पोजीशन आर नोन एज नेटिविस्ट्स। अब जो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस मॉडल को एडॉप्ट किया, इस मॉडल को अपनाया, उनको हम क्या बोलते हैं? नेटिविस्ट्स। उन साइकोलॉजिस्ट को कहा जाता है नेटिविस्ट्स। देयर बेसिक assumption is that the characteristics of the human species as a whole are a product of evolution। अब उनके बारे में क्या कहा जाता है, उनका एजम्पशन क्या है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आती है ना ह्यूमन में, मतलब जब वो बच्चा बड़ा होता है और उसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो सब कैसे आ रही हैं? इवोल्यूशन से आती हैं, ठीक है। और जैसे हमें पता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, तो पर वहाँ से हमारा एक ह्यूमन का जो है इवोल्यूशन हुआ है, तो इवोल्यूशन का ही प्रोडक्ट है ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा कौन मानता है? नेटिविस्ट्स मानते हैं। जैसे पहले बंदर थे तो उनका क्या था? फेस अलग तरह का था एंड उनके हेयर्स वगैरह सब ब्लैक एंड बहुत बड़े बड़े और उस तरह का होता था। फिर इवोल्यूशन हुआ तो इवोल्यूशन से जेनेटिक कोड्स चेंज होते गए, डीएनए में चेंजेस आते गए हैं, और आज तक जो है जो भी हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे पेरेंट्स से हमको चेंजेस मिले हैं, हमारे पेरेंट्स के डीएनए से हमारे डीएनए में चेंजेस हुए हैं। तो ठीक है, ये एक इवोल्यूशन से इस तरह से चीज़ें चेंज होती गई हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती गई हैं, और इसीलिए ये जो पर्सन टू पर्सन है वो अलग होते हैं, क्योंकि सबका जो जेनेटिक कोड होता है वो यूनिक होता है। ओके, अच्छा, इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ये दूंगी कि आप लोगों ने कहीं नोटिस किया हो तो जो ट्विन्स होते हैं, ट्विन्स में भी आपस में कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, है ना, नोटिस किया हो तो। जैसे किसी का फेस कलर सेम होगा, किसी की आइज़ सेम होंगी, आइज़ यहाँ तक कि फेस भी कॉमन होता है, दोनों का बहुत सेम होता है। एंड देन ट्विन्स की बात कर रही हूँ, तो ये किस रीज़न से हुआ है? क्योंकि उन दोनों का जो डीएनए है वो काफ़ी मैच होता है, काफ़ी सेम है जेनेटिक कोड, राइट। ओके, तो अब नेटिविस्ट में आपको दो टर्म्स इंपॉर्टेंट याद रखने की है। एक तो है जेनेटिक इन्फ्लुएंस। क्या होता है जेनेटिक इन्फ्लुएंस? कि हमारी जो जेनेटिक फैक्टर हैं हमारी डीएनए में, वो जो है हमें किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं ये बता रहा है। और इस पर जो है एक साइकोलॉजिस्ट थे चॉम्स्की, उन्होंने भी कुछ अपना रिसर्च किया था और उन्होंने एक मॉडल दिया है। तो ज़्यादा डीप नहीं, थोड़ा सा पढ़ना है इसको, ज़्यादा डीप नहीं जाना है चॉम्स्की में। इसमें फ्रूड का सिगमंड फ्रॉइड का काफ़ी बड़ा काम है, उनको हम डिटेल में करेंगे, फ़िलहाल वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। अभी ये देख लेते हैं जेनेटिक इन्फ्लुएंस। द अर्लियर अ पर्टिकुलरली एबिलिटी अपीयर्स द मोर लाइकली इट इज़ टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स। अब यहाँ पे एक ऐसी चीज़ की बात करें, जितना जल्दी कोई चीज़, कोई एबिलिटी या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई एटीट्यूड अगर दिखता है या बिहेवियर कोई दिखता है, तो वो उसके चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं कि वो जेनेटिक फैक्टर से ही इन्फ्लुएंस हुआ है। जल्दी का क्या मतलब है? यहाँ पे बच्चे की एज से बात की जा रही है कि एक बच्चा है वो छोटा है, और जितना जल्दी उसमें वो जेनेटिक कोड से जो भी फैक्टर्स उसके अंदर जो भी चेंजेस हैं वो सब हमको जितना जल्दी दिखेंगे ना, तो उतना ही ज़्यादा ये माना जाएगा कि वो जेनेटिक इन्फ्लुएंस से ही हुआ है। किससे? नर्चर पोजीशन जो है एनवायरनमेंट से नहीं मिला है।
ठीक है। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, बच्चा आता है तो बच्चे के हेयर्स हमको आइज़ कलर और ये सब दिखता है, तो ये दिखता है हमें क्लियर, और ये अभी तक उसको किसी ने ये चीज़ तो सिखाई नहीं है, तो ये किससे आया है, जेनेटिक इन्फ्लुएंस से ही आया है, राइट। फिर चॉम्स्की ने क्या कहा है, उन्होंने एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोली है कि वो जो है हमारे अंदर फिट की हुई है, एक डिवाइस, कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं है, ये हमारे अंदर, उन्होंने कहा है कि हमारे अंदर ही एक कोई लैंग्वेज लर्न करने की एक डिवाइस फिट की हुई है, ऑलरेडी है हमारे अंदर, उससे ही एक बच्चा जो है लैंग्वेज सीखता है। अब ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमारे जेनेटिक कोड्स में ही इस तरह से ये चीज़ सेट होती है कि हम इस तरह से ही बने हैं कि हम अपने पेरेंट्स से वो लैंग्वेज जो है वो नहीं, पेरेंट्स से नहीं सीखते हैं हम, ये जो है ऑटोमेटिकली लैंग्वेज सीख जाते हैं, ठीक है। जब हम पेरेंट्स से सीखते हैं तो वो बात तो बाद में आती है, कब, जब हम एनवायरमेंटल फैक्टर में आ गए, मतलब एनवायरमेंट में, हमारे पेरेंट्स भी एनवायरमेंट में ही आए ना। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि चॉम्स्की बोलते हैं कि लैंग्वेज जो है वो ऑटोमेटिकली बच्चा सीख जाता है क्योंकि उसके जेनेटिक कोड में होती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स को आती थी और पेरेंट्स का जो कोड था उसकी वजह से उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली आ गई। इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एन एक्सट्रीम नेचर पोजिशंस इन साइकोलॉजी इंक्लूड चॉम्स्की 1965 का, हु प्रोपोज्ड लैंग्वेज इज गेन्ड थ्रू द यूज ऑफ एन इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अनदर एग्जाम्पल ऑफ फ्राइड का अनदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, उन्होंने एग्रेशन की बात की थी, इसको हम थोड़ा डिटेल में बाद में करेंगे। तो फ्राइड ने जो थ्योरी दी थी एग्रेशन की, उन्होंने क्या कहा था कि एक इनेट ड्राइव होती है। एग्रेशन क्या है, इनेट ड्राइव, इनेट मतलब वो चीज़ जो कि हमारे अंदर से है, अंदर से मतलब हमारे जीन्स में है। उन्होंने इसको थैनेटोस, एरोस और इस तरह से समझाया था, तो इनेट ड्राइव है इसलिए इसको थैनेटोस में डाला है। और ये एक एग्रेशन जो है उसका एग्जाम्पल देके बोलते हैं, एग्रेशन जो है वो एक इनेट ड्राइव है, राइट। और यहाँ पे इन्होंने बोला है लैंग्वेज के बारे में चॉम्स्की ने कि लैंग्वेज जो है वो भी बच्चा जो है उसके जेनेटिक कोड में है, एग्रेशन जो है वो भी जेनेटिक कोड में है, कि वो एक ट्रेट है एग्रेशन, कि वो कितना ज़्यादा एग्रेशन शो करता है या कितना कम एग्रेशन शो करता है। एंड चॉम्स्की ने जो बोला है लैंग्वेज बच्चा अपने आप सीख ही जाता है ऑटोमेटिकली, उसको कोई पेरेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज सीखने के लिए, राइट, क्योंकि उसके जेनेटिक कोड में है, ओके, उसके जीन्स में है। क्लियर है, जेनेटिक कोड। दूसरा वर्ड जो दूसरी टर्म जो है इम्पॉर्टेंट है नेटिविज्म में ध्यान रखने की, वो है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या है कि हम जैसे जैसे मैच्योर होते हैं, एक पर्सन जैसे जैसे मैच्योर होता है तो उसमें जो भी चेंजेस आते हैं ना, वो चेंजेस क्या है, बाय प्रोडक्ट है। किस चीज़ का बाय प्रोडक्ट है, हम उस बच्चे के जो इनिशियल, जो अभी हमने क्या बोला था, जेनेटिक इन्फ्लुएंस में जो इनिशियल जितना जल्दी वो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है ना, तो जो मैच्योरेशन मतलब उसने जो भी अभी जो देर से जो वो शो कर रहा है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कहाँ से आ रही हैं, वो बाय प्रोडक्ट है। किस चीज़ का बाय प्रोडक्ट है, वो जेनेटिक कोड में जो भी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैं उसका बाय प्रोडक्ट है, मैच्योरेशन पे जो हमको शो करता है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस दैट आर नॉट ऑब्जर्वेबल एट बर्थ, जो बर्थ के टाइम पे हमें शो नहीं हो रही हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, बट विच इमर्ज लेटर इन लाइफ, बट वो हमको कब दिखती हैं, लाइफ में, बाद में जब बच्चा बड़ा हो रहा है तब दिखती हैं। आर रिगार्डेड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन, मतलब ये अभी भी ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये जो है एम्पिरिसिज्म है या नर्चर है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से बच्चा सीख रहा है, ये अभी भी ऐसा नहीं कह रहे। ये अभी भी यही कह रहे हैं कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो हमको पहले नहीं दिखती, बट वो बाद में लेटर लाइफ में दिख रही हैं। जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो एनवायरमेंट में आने लगता है तो वो बाद में भी दिख रही हैं। तो वो क्यों दिख रही हैं, क्योंकि वो उसका बाय प्रोडक्ट है, जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस जो भी हुआ ना उसका बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, जो हमें मैच्योर बच्चे के मैच्योर होने पे दिखता है, और वो उसे हम मैच्योरेशन वर्ड टर्म देते हैं, ठीक है, नाम देते हैं। और मैच्योरेशन में बहुत अच्छा एग्जांपल इसने दिया है, जो हमें एडोलसेंस के टाइम पे जो बच्चों में, बच्चे मींस एडोलसेंट्स, उनमें जो हमको चेंजेस दिखते हैं, उनके बॉडीली चेंजेस दिखते हैं। अब हमें बॉडीली चेंजेस हैं वो दिखते हैं, बट साइकोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत सारे होते हैं, राइट। किसी का, क्योंकि बच्चों का जो बढ़ती एज होती है उसमें एग्रेशन लेवल बढ़ता है, तो वो चेंजेस भी जो होते हैं वो भी ये बोल रहा है मैच्योरेशन का ही इफेक्ट है।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द वे दिस अफेक्ट्स आर फिजिकल डेवलपमेंट आर बॉडीली चेंजेस दैट अकर इन अर्ली एडोलसेंस एट प्यूबर्टी। जैसे एग्जाम्पल हमने दे दिया बॉयज़ के है ना, मुस्टैच और ये जो आते हैं मुस्टैच आना, एंड गर्ल्स में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो बॉडीली चेंजेस हैं, राइट। अगेन however nativists also argue that maturation governs the emergence of attachment in infancy, language acquisition and even cognitive development as a whole। जबकि नेटिविस्ट ये आर्ग्यू करते हैं, मीन्स ये मानते हैं कि मैचुरेशन जो है वो हमारा एक बच्चे का अटैचमेंट जो है इन्फेंसी का अटैचमेंट इन इन्फेंसी जो है, जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से जिस तरह से अटैच है और उसकी जो लैंग्वेज सीखने का जो है वो, एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने बात करी क्रिएटिविटी की, इंटेलिजेंस की और बच्चे की अटेंशन एंड मेमोरी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो भी कॉग्निशन में आती हैं। तो ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी है बच्चे का, ये सारा कहाँ से आता है, ये सारा नेटिविस्ट मानते हैं कि मैच्योरेशन से ही आता है। मींस जो बच्चे ने जेनेटिकली जो उसमें आ चुका है उसी का मैच्योर होने पर उसी का जो हमको बाय प्रोडक्ट मिलता है वो है अटैचमेंट। अच्छा, अटैचमेंट बच्चे का पहले से ही होता है और बाद में भी पेरेंट्स के साथ में स्पेशली मदर के साथ में कंटिन्यू रहता है, राइट। और लैंग्वेज एक्विजिशन भी वो होता ही है, ठीक है, वो तो सीख चुका है। और जो उसमें और भी चीज़ें एक्स्ट्रा सीखता जाता है लैंग्वेज में, सब वो जो बोल रहे हैं कहाँ से सीख रहा है ये सब मैच्योरेशन की वजह से हो रहा है। मैच्योरेशन मतलब मैच्योर होने पे जो भी हमको चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकली हमने बात कर ली यहाँ पे एडोलसेंस के पुबर्टी पे, एंड अगेन जो साइकोलॉजिकल में हमने बात करी अटैचमेंट इन इन्फेंसी, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें मैच्योरेशन में आती हैं। ओके, नेक्स्ट इज एम्पिरिसिज्म। एक हमने बात की नेटिविज्म, एक एम्पिरिसिज्म। आप ये समझ लीजिए कि एक कॉर्नर पर खड़ा है नेटिविज्म, दूसरे अनदर कॉर्नर पर खड़ा है एम्पिरिसिज्म। ओके, तो एम्पिरिसिज्म क्या होता है, एक्सट्रीम नर्चर पोजीशन, और नेटिविज्म क्या था, एक्सट्रीम नेचर पोजीशन। नेचर पोजीशन आपको अच्छे से याद हो गया होगा, एक जेनेटिक है ना, जेनेटिक की बात हो रही है, जीन्स की बात हो रही है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात हो रही है। एंड नर्चर जो बात हो रही है वो बात हो रही है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। वहाँ था बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यहाँ है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम आर द एनवायरमेंटलिस्ट्स, ऑल्सो नोन एज एम्पिरिसिस्ट्स। Their basic assumption is that at birth the human mind is tabula rasa। अभी जो भी एम्पिरिसिज्म के साइकोलॉजिस्ट थे, इसको मानने वाले, वो क्या बोलते थे कि ह्यूमन का माइंड, जो एक बच्चा आता है उसका माइंड कैसा होता है, टेबुला रासा। टेबुला रासा इज़ व्हाट, इट इज़ अ ब्लैंक स्लेट एंड दैट दिस इज़ ग्रेजुअली फिल्ड, और ये बाद में फिल की जाती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत सारे जो भी उस बच्चे के एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे वो बच्चा जो है सीखता है। सेम बात बिहेवियरिज्म में कही गई है कि बच्चा जो है उसका माइंड ब्लैंक स्लेट की तरह होता है और फिर वो टाइम के साथ में एक्सपीरियंस करता है एंड लर्न करता है चीज़ों को। तो ये बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर वाले, एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो बात करते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं पर्सन को और वहाँ से उसकी लर्निंग होती है, ठीक है। और बच्चा जब आता है तो उसका माइंड जो है टेबुला रासा, ब्लैंक स्लेट होता है। From this point of view, psychological characteristics and behavioral differences that emerge through infancy and childhood are the result of learning। ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं तो जो भी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक स्टूडेंट के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर, बच्चे के अंदर, और जो बिहेवियरल डिफरेंसेस हैं, हर किसी का बिहेवियर अलग है, हर किसी का साइकोलॉजिकल मेकअप अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, ठीक है। तो वो जो डिफरेंसेस है वो कहाँ से इमर्ज हो रहे हैं, उनकी इन्फेंसी से और चाइल्डहुड से, वो वहीं से आ रहे हैं। और वहीं से वो बच्चा जो है, मतलब एक बच्चा जब 1 ईयर 2 ईयर भी नहीं बोलना चाहिए, एक बच्चा जब पैदा होता है तभी से वो सीखना स्टार्ट कर देता है। पहले वो हंसना सीखता है, फिर वो आवाज़ें निकालना सीखता है, ठीक है, फिर वो बातें करना सीखता है। तो वो जो सीखना है, वो लर्निंग है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बच्चे के आने से ही, ठीक है। तो ये जो लर्निंग है वो स्टार्ट हो गई है। ये कौन बोलता है, एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं, एम्पिरिसिस्ट बोलते हैं,
Okay, so it is how you are brought up that governs the psychologically significant aspects of child development, and the concept of maturation applies only to biological. Okay, सेम चीज़ अगेन, बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है तो उसका नर्चर हो रहा है ना, एंड वहीं से उसके जो है साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स, जो भी उसके इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या साइकोलॉजिकल एक स्ट्रक्चर जो उसका बन रहा है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है। और वहीं से चाइल्ड के डेवलप होने से होते होते ही सारा का सारा वो आता है। मीन्स पहले वो थोड़ा सीखता है, फिर और थोड़ा सीखता है, थोड़ा थोड़ा सीखते थे, इस तरह से एक्सपीरियंस पूरा पूरा उसका बढ़ता जाता है और उसकी लर्निंग होती जाती है। ये बोल रहे हैं यहाँ से एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैच्योरेशन सिर्फ बायोलॉजिकल होता है। द कंसेप्ट ऑफ मैच्योरेशन ओनली अप्लाइज ओनली टू बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में हमने बात की थी पुबर्टी वाली, एडोलसेंस वाली, वहाँ पे जो बात हुई वहाँ पे वो मैच्योरेशन ठीक है अप्लाई होता है, क्योंकि वो हमने बोला कि हाँ ठीक है, हमें फिज़िकली दिखता है कि किसी के मदर के जो है हेयर्स अच्छे हैं तो बच्चे के भी हेयर्स अच्छे हैं, या समथिंग कुछ इस तरह की। किसी की आइज़ ब्लू है तो ठीक है, ओके, बच्चे की भी आइज़ का कलर जो है ब्लू है, इस तरह की चीज़ें, ओके। देन अब इसमें दो डेफिनेशंस दी हैं। डेफिनेशंस एम्पिरिसिज्म को एक्सप्लेन करने की हैं। जैसे मैंने कहा कि एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, एम्पिरिसिस्ट जो हैं, वो बिहेवियरिज्म की बात करते हैं कि कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है, और बच्चा जो है ब्लैंक स्लेट की तरह उसका माइंड होता है और वो एक्सपीरियंस से सीखता है। कोई भी बिहेवियर है, कोई भी एटीट्यूड है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सीखता है। तो इस पर जो है B.F. स्किनर जो थे बिहेवियरिस्ट, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है, believe that language is learned from other people via behavior shaping techniques। इन्होंने कहा है कि बिहेवियर को शेप करने की या बिहेवियर को सीखने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको वो एक बच्चा जो है वो सीखता है, और लैंग्वेज भी वहीं से वो सीखता है। कहाँ से? अपने पेरेंट्स से सीखता है, लैंग्वेज भी सीखता है, और बिहेवियर भी वहीं से आता है। जब वो लैंग्वेज सीख रहा है तो फिर उसको बिहेवियर भी वो वहीं से उसका शेप होगा, राइट। जैसे कि उसकी लैंग्वेज आ गई तो उसके बाद में सारी चीज़ें वो आराम से कम्युनिकेट कर सकता है ना, तो उसको बिहेवियर में क्या सही है, गलत है, राइट रॉन्ग, उसको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दे के सिखाया जा सकता है। तो एवरीथिंग कैन बी लर्नड। अब फ्राइड क्या बोलते हैं? फ्राइड स्टेटेड दैट इवेंट्स इन आवर चाइल्डहुड हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन आवर एडल्ट लाइव्स। अब ये कहा जाता है कि 5 से 8 साल तक का जो बच्चा होता है ना, उसका माइंड एकदम ब्लैंक होता है, खाली होता है। उसको आप जो सिखाओगे ना वो बहुत जल्दी सीख जाता है, क्योंकि उनकी एक तो कॉन्शियसनेस फुल होती है, वो प्रेजेंट में जीते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, और उसके अलावा उनका माइंड ब्लैंक है, और उसके अलावा उनका ऑब्जर्वेशन बहुत फास्ट होता है छोटे बच्चों का, है ना। वो हर एक छोटी छोटी आवाज़ को, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं, देखते हैं ध्यान से, ये क्या क्या कहाँ पर है, सब जितना हम नहीं देख पाते, क्योंकि हम शायद इतना प्रेजेंट में जी ही नहीं पाते, है ना। हम आगे पीछे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब सोचते रहते हैं, हमारा माइंड बिजी रहता है ये सब सोचने में। तो बच्चे जो हैं वो ब्लैंक होते हैं, वो फ्यूचर नहीं जानते, वो पास्ट नहीं जानते, वो प्रेजेंट में रहना जानते हैं। तो इसीलिए उनको जो है हमारे क्या था, हाँ ठीक है, तो उनका जो है ये पर्सनालिटी के शेपिंग जो है वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। एंड ये फ्राइड ने कहा था दैट इवेंट्स, तो वो चाइल्डहुड में जो इवेंट्स हुए हैं वो चीज़ें हमारी पर्सनालिटी को शेप करती हैं। ही थॉट दैट पेरेंटिंग इज़ ऑफ प्राइमरी इम्पॉर्टेंस टू अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। इन्होंने क्या कहा है कि पेरेंटिंग जो होती है वो प्राइमरी इम्पॉर्टेंस उसको दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने कहा 5 से 8 साल का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक बच्चे की लाइफ का, ठीक है। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए पेरेंटिंग को, क्योंकि वो टाइम पीरियड बच्चे का जो है उस टाइम में उसकी सारी कॉन्शियसनेस वहाँ पे प्रेजेंट में अवेलेबल रहती है, और वो जो उस टाइम पर सीख लेता है ना, तो इन फ्यूचर उसको पूरी लाइफ वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी उसके अंदर आ गई हैं, जो भी उससे राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड उसका राइट बिहेवियर, एवरीथिंग उसको इन फ्यूचर पूरी लाइफ टाइम उसको जो है अफेक्ट करता है या पॉजिटिव रखता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने समझी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑन पर्सनैलिटी, जिसमें कि आइडियोग्राफिक, नोमोथेटिक,
ओके। आइडियोग्राफिक क्या था कि इंडिविजुअल जो है उसे दूसरों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो एक क्या बोलते हैं, एक अलग ही एक डिफरेंट साइकोलॉजिकल मेकअप होता है उसका। नोमोथेटिक व्यू पॉइंट क्या है कि डिफरेंट ट्रेड्स पे हम पर्सन को कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को। ओके, देन दूसरे मॉडल्स क्या बोलते हैं, नेचर एंड नर्चर की बात की थी। नेचर में ये ध्यान रखना है बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात हो रही है, नर्चर में एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात हो रही है। ओके, नेचर में क्या आ गया, नेचर में आ गया बायोलॉजिकल फैक्टर्स और सारा, और दो हमने टर्म्स की बात की थी। ये थी एक जेनेटिक इन्फ्लुएंस की बात कि वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारे जीन्स जो हैं किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो जितना जल्दी अपीयर होते हैं, जितना जल्दी शो होते हैं एक बच्चे के ऊपर, उतना ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा होता है एक बच्चे के ऊपर। ओके, चॉम्स्की एंड फ्राइड का एग्रेशन मॉडल एंड चॉम्स्की का डिवाइस है जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। देन नेक्स्ट इज़ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या बोला था हमने कि वो जो भी इन फ्यूचर, मतलब जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो जो भी उसमें चेंजेस दिख रहे हैं वो सारे किस वजह से हैं, वो मैच्योरेशन की वजह से हैं। मीन्स दैट इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल दैट विच हैज़ बीन शोन इन द चाइल्डहुड। जो हमने बचपन में उसमें देख लिया था, जो जेनेटिक कोड्स की वजह से था, उसके बाय प्रोडक्ट हैं, वो सब मैच्योर होने पे उसमें दिखते हैं। यहाँ पे बायोलॉजिकली हमने देख ही लिया कि एडोलसेंस में जो चेंजेस दिखते हैं वो। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है नेटिविस्ट ने कि अटैचमेंट इन इन्फेंसी, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी जो है इसी मैच्योरेशन का ही पार्ट है। ओके, लास्ट हमने देखा है एम्पिरिसिज्म। इसमें और भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, उसको हम दूसरी स्लाइड्स में करेंगे। इसमें अभी एक साथ कर लेते तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा हो जाता वीडियो। ओके, क्योंकि इसमें डिटेल में समझाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। चलिए ठीक है, एम्पिरिसिज्म क्या बोला हमने कि नर्चर पोजीशन को मानने वाले हैं ये, और ये बोलते हैं कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ये बोलते हैं कि बच्चा जो है वो एनवायरनमेंट से ही सब सीखता है, और जब वो बच्चा आता है तो उसका माइंड ब्लैंक स्लेट होता है। क्लियर? चलिए, अब ये डेफिनेशंस हैं स्किनर एंड फ्राइड की, आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी कुछ थ्योरीज़ के साथ। हम थ्योरी एक एक करके पढ़ेंगे सारी, और उससे पहले सबसे पहले हम जो हमारे साइको एनालिस्ट हैं उनके बारे में, उनकी डिटेल पढ़ेंगे। एंड टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो है, टाइप पर्सनालिटी जो है वो थ्योरी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी भी है। हिपोक्रेट्स एंड एरिस्टोटल ने जो दिया है वो बेसिक चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलेंगे। देन हम साइको एनालिटिक थ्योरी की बात करेंगे। देन उसके बाद जो भी थ्योरीज़ है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, एंड देन बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, ये सारी लेते हुए इसको पूरे को पर्सनालिटी को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।